हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 16 और 17 फरवरी की करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 15 फरवरी तक की करंट अफेयर्स डिस्कस कर ली थी। हम लोगों ने 128 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं फरवरी मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर से संबंधित। ठीक है, वो सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई जहाँ पर हम लोग वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ रहे हैं और वीकली बेसिस पर करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं। तो वो सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करिए, चैनल पर थोड़ा सा जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए, वहां पर आप लोगों को एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी, जाकर आप लोग पिछले सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, लगातार आप लोगों को करंट अफेयर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में, जहां पर जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को कराई जाएंगी। बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना होता, सीधे क्वेश्चन से चीजों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए 2-year महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम MGNF? किस मंत्रालय ने हाल ही में 2 साल का महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, ये इसमें पूछा गया कि कौन से मंत्रालय के द्वारा महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है और ये प्रोग्राम कितने साल का है? 2 साल का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 साल का ये प्रोग्राम है। कौन से मंत्रालय ने इसे शुरू किया है इसमें पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है। तो थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ते हैं और ध्यान से आप लोग कान खोलकर सारी चीजों को सुनिए। ठीक है ना, तो ये फेलोशिप प्रोग्राम है, ये पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट में 2 साल का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। 2 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाता है इसमें। किसमें? फिर से सुन लो आप लोग, पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट PPC, ठीक है ना, PPM, पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट में 2 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ये, और इसे IIM के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के द्वारा इस कोर्स को, इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम को ऑफर किया जा रहा है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मिंग स्किलिंग थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर संकल्प इवेंट के दौरान इसे MSDE के द्वारा लॉन्च किया गया। MSDE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, कब लॉन्च किया गया था, किस इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया था? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इसको सुनो। हालांकि जो हमारी पेड PDF होती है वहां पर सारी चीजें लिखी रहेंगी, लेकिन आप लोग इसको सुनो फिर से। ट्रांसफॉर्मिंग स्किलिंग थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर संकल्प इवेंट के दौरान इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर बात हो रही है संकल्प की, अंडर संकल्प की बात हुई थी ना, संकल्प। ठीक है, तो ये संकल्प क्या है? ठीक है ना, संकल्प क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं, अभी इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। ठीक है ना, तो 9 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस कोर्स को कराएंगे, 9 IIM के द्वारा इस कोर्स को कराया जाएगा। ठीक है ना, और 660 से भी ज़्यादा जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। 660 जिलों से ज़्यादा जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। IIM बेंगलुरु जो है वो इसका हेड होगा। 2 साल का ये प्रोग्राम है, इसमें 50,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड पहले साल में दिया जाएगा और 60,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड दूसरे साल में दिया जाएगा। 50,000 रुपये का स्टाइपेंड जो है पहली साल में दिया जाने वाला है, 60,000 रुपये का स्टाइपेंड पर मंथ ये दूसरी साल में दिया जाने वाला है। ठीक है ना, और IIM बेंगलुरु इसका हेड होगा। 660 से भी ज़्यादा जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों को और मजबूत करने के लिए ये फेलोशिप प्रोग्राम जो है ये चलाया जाएगा। कुल मिलाकर स्किल डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, और MGNF के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 69 डिस्ट्रिक्ट्स में 69 फेलोज जो है अभी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके जो ये प्रोग्राम है MGNF यानी कि महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, इसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोटल 69 जिलों में 69 फेलोज जो है अभी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, और इसे पूरे देश में अब लागू किया जाने वाला है। ठीक है ना, पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये कब लॉन्च किया गया था ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो 9 मार्च 2020 को, लिखते हुए चल रहा हूँ मैं, 9 मार्च 2020 को ये पायलट प्रोग्राम जो है वो 69 जिलों में लागू किया गया था और 69 जिलों में 69 फेलोज जो है अभी काम कर रहे हैं। अब इसे पूरे देश में लागू किया जाने वाला है। ठीक ना, और इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए MSDE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने जो है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में पार्टनरशिप भी किया हुआ है। ठीक है ना, किसके साथ में पार्टनरशिप किया गया है ये भी आप लोग जान लो, KILA में लिख दे रहा हूँ। ठीक ना, KILA का मतलब हो जाएगा केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो है MSDE ने पार्टनरशिप किया हुआ है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक,
तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका आंसर होगा। हम लोगों ने बात करी थी भी संकल्प की, ठीक है ना। तो संकल्प क्या है, संकल्प के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो संकल्प का पूरा नाम ही जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में जब पूछ लिया जाता है कि व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन संकल्प, संकल्प में ए का मतलब क्या होगा या के का मतलब क्या होगा, तो लोग क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। अभी जो स्केल 2 का एग्जाम हुआ था उसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जहाँ पर किसी एक वर्ड का मतलब पूछ लिया जाता है तो लोग बता ही नहीं पाते। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज वगैरह आए थे कि सर ये पढ़ाया तो गया था लेकिन मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो ध्यान से चीज़ों को सुनते नहीं है, सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरीके से सुनते हैं और चले जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। संकल्प का पूरा नाम हम लोग जानते हैं, तो संकल्प का पूरा नाम हो जाएगा स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। फिर से सुन लो आप लोग, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है, संकल्प जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है। वर्ल्ड बैंक द्वारा ये जो है लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और ये लॉन्च कब किया गया था? संकल्प प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था? तो 19 जनवरी 2018 को, मैं लिख दे रहा हूँ 19 जनवरी 2018, 2018 को 19 जनवरी 2018 को जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और ये कब तक चलेगा? तो मार्च 2023 तक ये प्रोग्राम चलेगा। मार्च 2023 तक इस प्रोग्राम को चलना है, मतलब चलेगा ये संकल्प। और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये लॉन्च किया गया था? कोई भी प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे का कुछ मकसद होता है, कोई रीजन होता है। तो क्या है इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य? तो अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से सुधार करना है, ठीक है ना। ये गुणात्मक और मात्रात्मक अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इंग्लिश वालों समझ लो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। हिंदी भी बोलना जरूरी होता है क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं जिनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। अभी एक यूजर्स का, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे पास में कि जो थीम वगैरह मैं बताता हूँ, उसने बोला था कि सर थीम वगैरह हिंदी में बता दिया करो। तो मुझे लग रहा था कि थीम अगर मैं इंग्लिश में बताऊंगा तो आप लोगों को कितनी इंग्लिश होगी कि आप लोग थीम वगैरह इंग्लिश में समझ जाएंगे। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे पता चल रही हैं कि लोगों को थीम भी हिंदी में चाहिए, तो इसीलिए जो जहां पर जरूरी लगेगा वहां पर आप लोगों को हिंदी भी बता दी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था? अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से सुधार करना, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और मैक्सिमम चीज़ें जो थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। टोटल 9 IIM जो है इस प्रोग्राम को, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप को जो है इसको मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे, इनके द्वारा ऑफर किया जाएगा, इनके द्वारा ये प्रोग्राम। तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ते हैं, अभी पहले 9 IIM के नाम भी जान लेते हैं, ठीक ना। हालांकि IIM के नाम जानना उतना जरूरी नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जान लेते हैं कि कौन कौन से 9 IIM ऐसे हैं जिनके द्वारा महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। तो IIM बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, उदयपुर, नागपुर, कोझिकोड, जम्मू, रांची, ठीक है। ये 9 IIM है जिनके द्वारा ये कोर्स, ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है ये ऑफर किया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे महेंद्र नाथ पांडे MNP। महेंद्र नाथ पांडे जी जो हैं वो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं। और अगर हम लोग इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, इनके लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो चंदौली उत्तर प्रदेश जो है इनका लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजकुमार सिंह जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाएंगे। और अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम लोग बात करें, इनके लोकसभा क्षेत्र की हम लोग बात करें, तो आरा बिहार में जो है वो इनका लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा। मैक्सिमम पॉसिबल चीजें जो हम लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़नी थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है। India's first and Asia's largest elevated wildlife corridor is being built with connecting which of the two Indian cities expressway। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वन्य जीव गलियारा भारत के किन 2 शहरों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के साथ में बनाया जा रहा है, जिसमें पूछा गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर इंडिया का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जो एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर है ये कितना किलोमीटर लंबा है? ये 12 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ये 210 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। और एक्सप्रेसवे के माध्यम से, इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से जो दिल्ली और देहरादून है इसके बीच की दूरी को कम किया जाएगा, ठीक है ना। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से लगभग 200 से 250 किलोमीटर की दूरी जो है कम की जा सकेगी और लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय भी बचेगा, ठीक है ना। और इस एक्सप्रेसवे के लिए नितिन गडकरी जी ने 13,000 करोड़, ठीक है,
13,000 करोड़ रुपए भी ग्रांट भी किए हैं और अगले 2 सालों में ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी एक्सप्रेस वे पर यानी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर ही 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यही इसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, Which phase of विज्ञान ज्योति प्रोग्राम has been commenced on the occasion of the International Day of Women and Girls in Science? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का कौन सा चरण शुरू किया गया, कौन सा एडिशन था, ठीक है ना, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड फेज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। व्हिच फेज पूछा गया तो सेकंड फेज, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बता दो आप लोग कि जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस है, ये कब सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ पर बात हुई थी ना, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये कब सेलिब्रेट किया गया था, ये आप लोगों को बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा। पिछले वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे हो तो वहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग पिछले वीडियोस कितने ध्यान से देखते हैं, ये भी टेस्टिंग हो रही है आप लोगों की। आप लोग बताओ, कहीं से भी पढ़े हो तो बताओ आप लोग इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये भी पिछले वीडियोज में आप लोगों को बताया गया, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे, ये भी पता होगा, जब पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहां पर ये भी बताया गया था कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 की घोषणा की थी। ये सारी चीजें इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 की घोषणा की, ये डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब कुछ पिछले वीडियोज में बताया गया है, ठीक है। इनके सबके आंसर आप लोगों को पता होने चाहिए, और अगर इनके आंसर आप लोगों को नहीं पता है तो यकीन मानो आप लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, मुरारी बापू की कथा सुन रहे हो और चले जा रहे हो। ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। पिछले वीडियोज अगर आप लोगों ने देखा है तो इनके सबके आंसर आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पिछले वीडियोज में सब कुछ बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बार बार मैं फोर्सफुली इसलिए बोलता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं है और आपका मकसद सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए, उसका फायदा भी होना चाहिए। 1 घंटे की वीडियो अगर आप लोग किसी भी चैनल पर आप लोग अगर देखते हैं यूट्यूब के, तो उसका कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। ऐसे टाइम पास के तरीके से मत देखो, ध्यान से देखो आप लोग उसको, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इसका आंसर होगा सेकंड फेज। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और जानते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि ये विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है क्या। यहाँ पर बात हुई ना विज्ञान ज्योति प्रोग्राम की, तो ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि लॉन्च कब किया गया था। तो ये 2019 में लॉन्च किया गया था। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब ये जान लेते हैं कि क्यों लॉन्च किया गया था, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया था, ये भी जान लेते हैं। तो लड़कियों में साइंस की रुचि बढ़ाने के लिए, साइंस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। स्टेम, आप लोग अगर कहीं से पढ़े होंगे तो एक वर्ड यूज हो रहा होगा स्टेम, किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट पर अगर लोग करंट अफेयर्स कहीं से पढ़ रहे होंगे तो स्टेम एक वर्ड यूज करते हैं वहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, यस का मतलब हो जाता है साइंस, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग, और एम का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स। एम का मतलब होता है मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो लड़कियों में साइंस के लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए, जिससे कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में कैरियर बनाएं, वो इन सब की पढ़ाई करें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 11 फरवरी को भी जो है इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई। 11 फरवरी को भी इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फेज अभी शुरू किया गया, तो सेकंड फेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड फेज जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 फरवरी को भी इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई, और इस चरण में पूरे भारत के मौजूदा 50 जिलों के अलावा 50 और जिलों को कवर किया जाएगा। यानी कि फेज 1 के तहत में अभी केवल 50 जिले कवर किए जा रहे थे, लेकिन अब इस फेज 2 के आने के बाद में, फेज 2 लॉन्च करने के बाद में इन 50 जिलों के साथ साथ 50 और जिलों को कवर किया जाएगा। और क्लास 9 से लेकर 12th तक के जो मेरिटोरियस गर्ल्स होंगी उनको कवर किया जाएगा। 9 से लेकर 12, क्लास 9 से लेकर क्लास 10th तक की जो भी मेधावी लड़कियां होंगी, जो भी मेरिटोरियस गर्ल्स होंगी, उनको कवर किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि आप लोग जो है मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ाई करिए, यहाँ पर भी आप लोग अपने करियर बनाइए, ठीक है ना। और दिसंबर 2019 से 50 नवोदय विद्यालयों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जो 50 डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी, तो 50 नवोदय विद्यालय, ठीक है ना। और ये प्रोग्राम चलाया कब से जा रहा है, दिसंबर 2019 से। दिसंबर 2019 से 50 नवोदय विद्यालयों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और अब 2021-22 के लिए
2021-22 के लिए 50 और जिलों में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, 50 और नवोदय विद्यालयों में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड फेज, ठीक है ना। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताया गया काफ़ी डिटेल में, जितना आप लोगों को जानना चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया है। होपफुली आप लोग कमेंट कर बताएंगे, नहीं भी करके बताएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कमेंट आप लोग चाहे कम ही करो, लेकिन अल्टीमेटली मोटो हमारा यही होता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो। इसीलिए मैं बार बार टाइम पर आप लोगों को पिंग करता रहता हूँ। हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ पूछ जरूर लेता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में हल्का से चीज़ें चलती रहें, कब कहाँ क्यों कैसे। अगर इस तरीके से आप लोगों को दिमाग चलता रहेगा तो एक अलग ही अप्रोच आप लोगों के अंदर डेवलप हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ उसी क्वेश्चन के हिसाब से नहीं देखेंगे, उसमें आप लोग 3-4 चीज़ें और जानने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ या तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेता हूँ। तो आप लोग इसी के साथ में आप लोग तैयारी करते रहिए, बोलते रहिए। वो सारी चीज़ें मैं पूछता हूँ आप लोगों को आना चाहिए। नहीं आता है किसी क्वेश्चन में मैं बता भी देता हूँ, किसी क्वेश्चन में मैं नहीं भी बताता हूं, तो आप लोग बाद में उसके आंसर पता करने की कोशिश किया करिए। ऐसा नहीं कि मैंने पूछा और आप लोगों को आता भी नहीं, आप लोग कमेंट कर भी नहीं बताया और बाद में भी उसको पता नहीं कर रहे हो, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। बार बार पूछने का मतलब, बार बार पिंग करने का मतलब, बार बार चीज़ों को पैनिक करने का मतलब यही होता है कि आप लोगों को दिमाग में वो सारी चीज़ें याद आएँ, आप लोगों की हैबिट उसी तरीके से डेवलप हो जाए जिससे कि एग्जाम में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर आप लोग इस तरीके से 3-4 चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद भी जल्दी हो जाएगा, दिमाग में सारी चीज़ें आप लोगों को बैठ जाएंगी, अलग से बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी। हर किसी का अपना पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, तो एक क्वेश्चन के साथ में 3-4 चीजें आप लोग पढ़ा करो, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन IETO एंड व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। भारतीय आर्थिक व्यापार मंच ITEO और किस राज्य ने अभी हाल ही में राज्य के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पर बात हुई किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SDG, ठीक है ना। तो हम में से कई सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है। बस हम लोग इसको सुनते हैं, क्वेश्चन का आंसर पता करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करते कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है। ना तो आप लोगों के मन में डाउट आता है, ना आप लोग किसी और से डिस्कस करते हो। जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से कोई टर्मिनोलॉजी आए या कुछ भी आए जो आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो उसको पूछा करो, आपस में फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया करो, इंटरनेट से पढ़ा करो। ऐसे नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी मतलब पता भी नहीं और हम लोग क्या कर रहे हैं कि आगे पढ़ते चले जा रहे हैं, बस इस क्वेश्चन का आंसर जाना और बात खत्म होगी, आगे से मतलब ही नहीं है। कई बार डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, जो एक्सप्लेनेशन बताया जाता है, जो उससे मिली जुली चीज़ें रहती है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ा करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। यहाँ पर जो बात हो रही है SDG की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है वो 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स का एक कनेक्शन है। कितना? 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स का एक कलेक्शन है, जिसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में जो है लॉन्च किया गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स का एक कलेक्शन जो है 2015 में लॉन्च किया। इसी को हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ हमारे लक्ष्य होते हैं ना, सतत विकास लक्ष्य, देखिए नाम से भी पता नहीं चल रहा है, सतत विकास लक्ष्य। तो कुछ हमारा लोगों का जीवन का उद्देश्य होता है। तो उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने जो है 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स, किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, पर्टिकुलर किसी एक कंट्री के लिए नहीं, सभी के लिए 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स का एक कलेक्शन है, जिसको कि 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा लॉन्च किया गया। उसे ही हम लोग जो है उसे ही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते हैं। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों लॉन्च किया गया था? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है लॉन्च करना पड़ा? तो इसे इसलिए लॉन्च किया गया था जिससे कि विश्व भर के लोगों को, जिससे कि पूरे विश्व के लोगों को एक बेहतर लाइफ प्रदान की जा सके, ठीक है ना। अब सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन कुछ एक का नाम भी हम लोग जान लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो जाएं आप लोगों की। अभी भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा और जानते हैं कि कौन कौन से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, जारी किया गया था। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो जीरो हंगर, मतलब कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, भूखमरी कहीं पर नहीं होनी चाहिए ना, इसके लिए भी एक अपना गोल है।
इसके लिए भी यूनाइटेड नेशंस ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस तरीके के प्रोग्राम चलाओ जिससे कि कोई भूखा न रह सके। ये जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं इनके सबके लिए अलग अलग राज्यों के साथ में, अलग अलग देशों के साथ में समझौते किए जाते हैं और अलग अलग प्रोग्राम इनके सबको अचीव करने के लिए चलाए जाते हैं। तो पहला हो गया जीरो हंगर। दूसरा अगर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नो पॉवर्टी, मतलब कहीं पर गरीबी न रहे, कोई गरीब न रहे, इसके लिए भी अपनी तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ये भी हमारा सस्टेनेबल गोल में से एक है, ठीक ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से एक है, ठीक ना। जेंडर इक्वलिटी भी एक है उन्हीं में से। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये भी एक सस्टेनेबल गोल है, ठीक है ना। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक है। तो इसी तरीके से टोटल 17 ऐसे सस्टेनेबल गोल हैं जिन्हें अचीव करना है 2030 तक, ठीक है ना, 2030 तक। 2015 में लॉन्च किया गया है और 2030 तक जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा टारगेट किया गया है कि इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेना है। मतलब कि कोई भूखा नहीं रहेगा, कहीं गरीबी नहीं रहेगी, जेंडर इक्वलिटी रहेगी, सबको क्लीन वाटर मिलेगा, सैनिटेशन अच्छा होगा, सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इन सारी चीज़ों के जो 17 अचीवमेंट गोल हैं उनको 2030 तक कवर कर लेना है, उनको 2030 तक अचीव कर लेना है, ठीक है। तो इन्हीं ग्लोबल गोल्स को अचीव करने के लिए समय समय पर राज्यों के साथ में एमओयू साइन किए जाते हैं। और अभी हाल ही में इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आईईटीयू के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, तो अभी हाल ही में इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईटीयू और कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया था, ठीक है ना। तो इन सभी सस्टेनेबल गोल्स को 2030 तक अचीव करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया था। और इसमें पूछा गया था कि कौन से राज्य के साथ में ये एमओयू साइन किया गया था, तो कर्नाटका के साथ में साइन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईईटीयू की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आज आप लोगों की काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर अभी तक नहीं थी, जिनकी थी उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं समझ में आता था कि क्या होता है ये सतत विकास लक्ष्य, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कितने सतत विकास लक्ष्य भी हैं, कब तक इसको पूरा करना है, कब लॉन्च किया गया, सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई। और कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी ICGE सेकेंड वॉज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी। लिंग समानता पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया, इसमें पूछा गया है। कोझिकोडे, केरला। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और इन लोगों को सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए, स्थायी उद्यमी बनाने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है ना। केरला के सीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिनाराई विजयन जो है केरला के सीएम हो जाएंगे और इन्होंने ही जो है इसका उद्घाटन किया था। और अगर हम लोग इसकी थीम की बात करें, किसकी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी, ठीक ना। अगर इसकी थीम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, तो इसकी थीम हो जाएगी जेंडर इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस, द मीडिएटिंग रोल ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है, ये इसकी थीम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसकी थीम वगैरह हमारे जो पेड पीडीएफ होती है वहां पर आप लोगों को मिल जाया करेगी, ठीक है ना। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर NEGPA ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड अप टू व्हिच डेट। एक केंद्र प्रायोजित योजना कृषि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना हाल ही में किस तिथि तक बढ़ाई गई है, इसको किस तिथि तक विस्तारित कर दिया गया है। एक स्कीम है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। इसे कब तक बढ़ाकर कर दिया गया, इसकी एक्सटेंडेड डेट क्या है, इसमें पूछा गया है। तो 31 मार्च 2021 ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। इस योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर यानी कि NEGPA, ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है ये, जिसे 2010-11 के दौरान 7 राज्यों में एज ए पायलट प्रोजेक्ट, 7 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। 2014-15 के दौरान इसे बाकी के राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि पहले तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 राज्यों में लागू किया गया था 2010-11 के दौरान, लेकिन 2014-15 के दौरान बाकी जो बचे हुए राज्य थे उनमें और 2 यूनियन टेरिटरीज में भी जो है इसे अगले 5 सालों के लिए लागू कर दिया गया था, ठीक है। और अब इसे फिर से 31 मार्च 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, ये जो NEGPA स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है, इसको लॉन्च करने के पीछे का मकसद क्या है, तो ये हम लोग जान लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से
किसानों को कृषि संबंधित जानकारी समय समय पर मुहैया कराने के लिए जो है इस योजना को जो है इसको मतलब लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की, तो नरेंद्र सिंह तोमर आजकल काफ़ी चर्चा में है किसान आंदोलन की वजह से, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम लोग अगर बात करें तो मुरैना एमपी में एक जगह है मध्य प्रदेश में, भिंड मुरैना, वो जो है इनकी ये लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए डिस्कवरी कैंपस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान में डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला रखी है, इसमें पूछा गया है। आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ टाइम पहले तमिलनाडु और केरला की यात्रा पर थे, ठीक है ना। तमिलनाडु और केरला के विजिट पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और कई सारे नए प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। तो जो कुछ जरूरी चीज़ें उसको हम लोग यहाँ पर सुनते हुए चलते हैं। तो तमिलनाडु विजिट के दौरान उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी चीज़ों का उद्घाटन किया, किसके लिए आधारशिला रखी, इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। 4th रेलवे लाइन बिटवीन एटीपट्टू एंड चेन्नई बीच के बीच में 4थी रेलवे लाइन, इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला रखी गई, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्कवरी कैंपस का आधारशिला कहाँ पर रखी गई, तो आईआईटी मद्रास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी आधारशिला रखी गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत में निर्मित अर्जुन मेन बैटल टैंक MK, ठीक है ना, MK-1A ये इसका नाम है, ठीक है ना। ये नहीं, ये कुछ नहीं है। भारत में निर्मित अर्जुन मेन बैटल MK-1A को इंडियन आर्मी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मतलब हैंडओवर किया गया, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु के सीएम की, चीफ मिनिस्टर की, तो ई पलानीस्वामी जो है वो इसके तमिलनाडु के जो है चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। और गवर्नर की अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु की, तो बनवारी लाल पुरोहित ये जो है तमिलनाडु के गवर्नर हो जाएंगे। अब डिस्कवरी कैंपस पर तो थोड़ा सा वापस आते हैं, जो है डिस्कवरी कैंपस यहाँ पर थोड़ा सा वापस आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो इसे जो है आईआईटी मद्रास कैंपस के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और इस कैंपस के अंदर 2 रिसर्च सेंटर बनाने की प्लानिंग है। कौन कौन से 2 रिसर्च सेंटर हैं, तो पहला है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवेज एंड कोस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है सॉलिड प्रोपेल्ड कंबशन मॉडलिंग फैसिलिटी, और ये जो है डीआरडीओ के द्वारा फंडेड होगी। जो दूसरी वाली है ये डीआरडीओ के द्वारा फंडेड होगी, और जो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवेज एंड कोस्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा फंडेड होगी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं केरला विजिट की। केरला विजिट के दौरान क्या क्या हुआ था, तो केरला विजिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सागरिका नाम से, मैं लिख दे रहा हूँ ये नाम, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, सागरिका, ठीक है ना। तो सागरिका नाम से इंडिया का पहला फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया था। और ये सागरिका है कहाँ पर है ये, तो ये विलिंगडन आइसलैंड केरला में है ये, ठीक है ना। एक द्वीप है विलिंगडन आइसलैंड, यहाँ पर ये स्थित है। और दूसरी अगर हम लोग बात करें तो दूसरा और क्या किया था केरला यात्रा के दौरान, तो कोचीन पोर्ट पर साउथ कोल बर्थ के रिकंस्ट्रक्शन के लिए आधारशिला रखी इन्होंने। कोचीन शिपयार्ड के विज्ञान सागर मेरीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। कोचीन शिपयार्ड के विज्ञान सागर मेरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केरला यात्रा के दौरान किया गया। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केरला की यात्रा के दौरान। फिर से सुन लो आप लोग, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया। केरला के सीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिनाराई विजयन ये केरला के सीएम हो जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान ये जो है केरला के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक, आरिफ मोहम्मद खान। तो ऑप्शन नंबर ई आईआईटी मद्रास इसका आंसर होगा। मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तमिलनाडु की यात्रा के बारे में और केरला की यात्रा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी उद्घाटन किए गए, जो भी आधारशिला रखी गई, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही विस्तृत लेवल पर, बहुत ही विस्तृत तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ग्लोबल वर्चुअल सेरेमनी इन रोम ऑन वर्ल्ड पल्सेस डे
विश्व पल्स दिवस पर रोम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल वर्चुअल सेरेमनी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर बी। नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और तोमर जी ने इस कॉन्फ्रेंस में यह भी जानकारी दी कि ग्लोबल पल्स प्रोडक्शन में इंडिया ने लगभग 24% कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है ना, दाल के उत्पादन में ग्लोबली विश्व मतलब ग्लोबल पल्स प्रोडक्शन में दाल के उत्पादन में ग्लोबली जो है इंडिया ने 24% का जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये आप लोगों को पता होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 डे लॉन्ग कंचोत फेस्टिवल हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इट इज। 3 दिन तक चलने वाला कंचोत फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया, ये इसमें पूछा गया है। और जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के चेनाब वैली में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में यह फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल जो है वो नाग कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा माना जाता है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी और इसीलिए फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर है जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई, इसमें पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ग्लोबल रोड एक्सीडेंट डेथ में 11% डेथ जो है वो केवल और केवल इंडिया में ही होती है। जो भी पूरे विश्व में जितनी डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से, जितनी भी ग्लोबल रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, उसमें से 11% डेथ वो केवल इंडिया में ही होती है। मतलब कि टोटल होने वाली डेथ में से 11% डेथ इंडिया में ही होती है। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक और सेव लाइफ फाउंडेशन ने मिलकर तैयार की थी। सेव लाइफ फाउंडेशन ने मिलकर वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया था। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड मालपास इसके जो है प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बाकी और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं इनका सबका हेडक्वार्टर एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होगा, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड अपर सीलिंग अमाउंट फॉर द 2 फैमिली पेंशंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा 2 परिवार पेंशन के लिए संशोधित अपर सीलिंग राशि क्या है, इसमें पूछा गया है। 1,25,000 पर मंथ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 1,25,000 पर मंथ, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ उनका नाम, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में 2 फैमिली पेंशन की अपर सीलिंग अमाउंट को 45,000 रुपये से बढ़ाकर, ठीक है ना, 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया। अब थोड़ा सा और आसान भाषा में समझ लेते हैं इसको। तो अगर आसान भाषा में इसको हम लोग समझें तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, तो उनके बच्चों को दोनों की पेंशन लेने का अधिकार है। ठीक है ना, इसे ही 2 पेंशन बोला जाता है। और इस बार और अब इस पर 2 फैमिली पेंशन की अपर लिमिट को जो है, मतलब जो ये 2 फैमिली पेंशन होती है इसकी अपर लिमिट को जो है 45,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 1,25,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि पहली की तुलना में 45,000 की तुलना में लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है ये। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 1,25,000 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट देखेंगे। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड द 18th कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन ई गवर्नेंस CSI SIG EGOB अवार्ड 2020 अंडर दी प्रोजेक्ट कैटेगरी। किस मंत्रालय को हाल ही में प्रोजेक्ट श्रेणी के तहत 18वीं कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 मिला, इसमें पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्यों मिला ये अवार्ड, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो विभिन्न ICT के माध्यम से, ठीक ना, विभिन्न ICT इनिशिएटिव के माध्यम से आदिवासियों को अपने परफॉर्मेंस डैशबोर्ड के माध्यम से बदलते भारत में सशक्त बनाने के लिए अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला अभी हाल ही में। तो जो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड की बात हो रही है वो क्या है,
तो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य को अचीव करने के लिए मंत्रालय की 11 योजनाओं और इनिशिएटिव के बारे में अपडेटेड और रियल टाइम डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट कैटेगरी में थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। प्रोजेक्ट कैटेगरी में उत्तराखंड को ई कैबिनेट इंप्लीमेंटेशन के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला। अगर ये पूछा जाता कि अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कौन से स्टेट को मिला, तो उत्तराखंड को मिला। किस लिए मिला? ई कैबिनेट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है ना, ई कैबिनेट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उत्तराखंड को मिला। और ई कैबिनेट अडॉप्ट करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है देश का। ठीक है, ये पहला स्टेट है जिसने ई कैबिनेट स्टार्ट किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसका आंसर हो जाएगा। द सेफर इंटरनेट डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे? दुनिया भर में प्रतिवर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2nd ट्यूसडे ऑफ फरवरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2nd ट्यूसडे ऑफ फरवरी। फरवरी महीने के दूसरे मंगलवार को ये दिन जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 9 फरवरी को, ठीक है ना, कब? 9 फरवरी को। इस बार 9 फरवरी को जो है फरवरी महीने का दूसरा मंगलवार पड़ा, तो इस बार ये जो दिन है 9 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, 9 फरवरी को ये सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया गया। और ये 2021 में जो भी मतलब सेलिब्रेट किया गया, ये 18वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि विच एडिशन ऑफ द सेफर इंटरनेट डे इज ऑब्जर्व ऑन 9th ऑफ फरवरी 2021। तो इसका मतलब उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता है 18th एडिशन। ठीक है ना, सेफर इंटरनेट डे का 18th एडिशन जो है इस बार सेलिब्रेट किया गया था। और अगर हम लोग बात करें 2020 की, तो 2020 में ये 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था। कब? 11 फरवरी की। और अगर हम लोग बात करें 2022 की, ठीक है ना, तो 2022 में ये 8 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है ना, 8 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आप लोग देखो कि 2021 में ये अभी 9 फरवरी को, 2020 में ये 11 फरवरी को, 2022 में ये 8 फरवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये इसमें मतलब मेन मकसद इसका कहना ये है कि इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। फरवरी महीने के 2nd ट्यूसडे को, फरवरी महीने के दूसरे मंगलवार को जो भी डेट होगी उसी दिन ये जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। और अगर बात करें 2021 के लिए, तो 2021 के लिए इसकी थीम क्या थी? कई बार थीम भी पूछा जाता है। तो इसकी थीम थी टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक है ना, इसकी थीम जो थी वो थी टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक है, तो बिना डाटा लीक रिस्क के एक सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये दिन हर साल जो है फरवरी महीने के दूसरे मंगलवार को सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार सेफर इंटरनेट डे कब सेलिब्रेट किया गया था, ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पहली बार 6 फरवरी 2004। ठीक है ना, पहली बार 6 फरवरी 2004 में सेफर इंटरनेट डे ये सेलिब्रेट किया गया था। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें जो हम लोगों को जानना था इस क्वेश्चन से संबंधित, उसको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक तिपाने कश्मीरची अनटोल्ड स्टोरीज? तिपेन कश्मीरची नोट्स ऑन कश्मीर अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें पूछा गया है। अरुण करमारकर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अरुण करमारकर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जो है इस पुस्तक को रिलीज किया। और इस किताब में जो है कई सारे रिसर्च किए हुए फैक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वो बताए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कई सारे रिसर्च किए हुए फैक्ट इस किताब में बताए जाएंगे। अरुण करमारकर जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा इस किताब को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, which state UT's administrative council has recently approved the integrated solid waste management project by NAFED? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक परिषद ने हाल ही में नेफेड द्वारा एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी है? ये इसमें पूछा गया है। जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर बात हुई नेफेड की। क्या होता है इसका फुल फॉर्म हम लोग ये भी जान लेते हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ये नेफेड के द्वारा कोट भालवाल में 74.41 करोड़ की लागत से अगले 2 वर्षों में ये बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग असिस्टेंस to the student who want to prepare for various competitive examinations, which state has recently launched मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले
करने के इच्छुक छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 शुरू की है, ये इसमें पूछा गया है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 लॉन्च की, ठीक है, और इसके माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी, जैसे आईएएस, पीसीएस, नीट, जेईई, सीडीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके लिए अगर कोई स्टूडेंट जो कोचिंग करना चाहता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत में, ठीक है ना। सीएम जो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। गवर्नर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। लखनऊ जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी। अगर कोई नेशनल पार्क याद आ रहा है या रामसर साइट याद आ रही है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद आ रही है यूपी के अंदर तो आप लोग वो भी कमेंट कर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। As per the recent report of the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), India needs how much investment to reach its target of 450 gigawatts of renewable energy by 2030? Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2030 तक अक्षय ऊर्जा के 450 गीगावाट के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी, इसमें पूछा गया है। 500 बिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 500 बिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। IEEFA ने अभी हाल ही में ग्लोबल फ्लोज अंडरपिनिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नाम से एक रिपोर्ट को रिलीज किया। किस नाम से रिपोर्ट रिलीज की गई, फिर से आप सुन लो, ठीक है ना, फिर से सुन लो आप लोग। ग्लोबल फ्लोज नहीं, कैपिटल फ्लोज है। कैपिटल फ्लोज अंडरपिनिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नाम से एक रिपोर्ट रिलीज की गई है IEEFA के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जो है इंडिया को अपने 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करने के लिए 500 बिलियन यूएसडी के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 500 बिलियन यूएसडी यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें IEEFA की, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ओहियो USA में जो है इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, ओहियो USA में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सर्टिफाइड जूट सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान एंड जूट फार्मर अवेयरनेस वर्कशॉप एट बैरकपुर वेस्ट बंगाल? किस केंद्रीय मंत्री ने भी हाल ही में बैरकपुर पश्चिम बंगाल में प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना और जूट किसान जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। स्मृति ईरानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना। स्मृति ईरानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने अभी हाल ही में बैरकपुर वेस्ट बंगाल में जो है इसे लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया? सर्टिफाइड जूट सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को लॉन्च किया। और इसके साथ साथ में जूट अवेयरनेस वर्कशॉप भी जो है लॉन्च की गई थी। और ये दोनों इवेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर है स्मृति ईरानी इसका आंसर हो जाएगा। ये स्मृति ईरानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर इनके लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अमेठी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, अमेठी उत्तर प्रदेश जो है इनकी लोकसभा क्षेत्र हो जाएगी। अगला देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पेयजल सर्वेक्षण 2021 ऑन ए पायलट बेसिस इन 10 सिटीज? किस मंत्रालय ने भी हाल ही में 10 शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया है? ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन अर्बन के अंडर इस सर्वेक्षण को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी मिस्टर दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। पायलट बेसिस पर अभी इसे केवल 10 शहरों में लागू किया जा रहा है। और इस सर्वेक्षण के माध्यम से पानी के समान वितरण, ठीक है ना, वेस्ट वाटर को पुनः उपयोग करने और जल निकायों की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाएगी। और ये भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे 10 सिटीज़ में जो है इसे लागू किया जा रहा है। और इन 10 शहरों का रिस्पांस देखने के बाद में इस सर्वेक्षण को अमृत सिटीज़ में भी लागू कर दिया जाएगा। अमृत सिटीज़ कौन सी होती हैं? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत का फुल फॉर्म होता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
For tackling unsolicited commercial communication and financial frauds involving telecom resources, the Department of Telecommunications, along with which ministry, has recently set up a new nodal agency named Digital Intelligence Unit। ठीक है ना। दूरसंचार साधनों से जुड़े अनचाहे वाणिज्यिक संचार और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर हाल ही में डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट नामक एक नई नोडल एजेंसी स्थापित की। ये इसमें पूछा गया है। इसमें यह पूछा गया है कि दूरसंचार संसाधनों से जुड़े हुए जो अनचाही कॉलें आती हैं, अनवांटेड कॉल्स होती हैं और वित्तीय धोखाधड़ी जो होता है, उससे निपटने के लिए दूरसंचार विभाग ने कौन से मंत्रालय के साथ में मिलकर अभी एक नई नोडल एजेंसी स्थापित की है। किस नाम से? डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट नाम से एक नई नोडल एजेंसी स्थापित की गई है। ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मिलकर जो है इसे लॉन्च किया था। और सिर्फ डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ही नहीं बल्कि टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि TAFCO, मैं लिख दे रहा हूँ TAFCOP। ठीक है ना, TAFCOP। ठीक है ना। तो सिर्फ डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ही नहीं बल्कि टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है ना। फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है इस नाम से एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को भी सेटअप किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि सिर्फ डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ही नहीं सेटअप की जाएगी, TAFCOP इसका भी सेटअप किया जाएगा। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो श्री रविशंकर प्रसाद, ठीक है ना, रविशंकर प्रसाद, ये जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। और अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो पटना साहिब बिहार, ठीक है ना, पटना साहिब बिहार जो है ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू कोलैबोरेट इन साइबर सिक्योरिटी HCL हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद व्हिच IIT। साइबर सुरक्षा में सहयोग करने के लिए HCL ने हाल ही में किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसमें पूछा गया है IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। IIT कानपुर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इस MOU के साइन हो जाने के बाद में HCL जो है वो C3I हब के साथ में मिलकर काम करेगी। और ये जो C3I हब है ये क्या है? तो IIT कानपुर कैंपस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर है। इसी के साथ में जो है HCL अब इस MOU के साइन हो जाने के बाद में काम करेगी। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट रीजनल ऑफिस WHO SEARO एंड विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइंड ए लेटर ऑफ एक्सचेंज टू डिप्यूट द आयुष एक्सपर्ट फॉर WHO's ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोग्राम। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय और किस भारतीय मंत्रालय ने भी हाल ही में WHO के पारंपरिक चिकित्सा कार्यक्रम के लिए आयुष विशेषज्ञ को नियुक्त करने के लिए एक विनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा आयुष मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आयुष मिनिस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। आयुष का मतलब क्या होता है? आयुष में मतलब हो जाएगा, ए का मतलब हो जाएगा आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, सी का मतलब सिद्ध, एच का मतलब होम्योपैथी। ठीक है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट रीजनल ऑफिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें मेंबर्स की तो टोटल 11 मेंबर हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आयुष मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसमें पूछा गया है डॉक्टर अजय माथुर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अजय माथुर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और उन्होंने उपेंद्र त्रिपाठी जी को सक्सीड किया, ऑप्शन में ये भी दिया गया है। और ऑप्शन में ये भी दिया गया, देखो आप लोग ऑप्शन नंबर ए में ये भी दिया गया उपेंद्र त्रिपाठी जी का भी नाम। तो ये ऐसे ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोग कन्फ्यूज हो सकें। बहुत ज़्यादा क्लोज चीज़ें दे दी जाती हैं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, उससे मिलती जुलती चीज़ें दी जाती हैं कि आप लोग गलत करते हैं। तो हमको ये नहीं करना है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अजय माथुर जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने माथुर जी ने जो है अभी इनको त्रिपाठी जी को सक्सीड किया हुआ था। और अगर हम लोग बात करें ISA की, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम लोग बात करें तो 30 नवंबर 2015 को, मैं डेट लिख रहा हूँ, ठीक है ना,
30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकोइस ओलांद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें किसके, ISO के, तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट टायर। हाल ही में सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा दबोगत्ती, ऑप्शन नंबर सी। हॉलीवुड मूवी है, टॉलीवुड के हैं ये, साउथ इंडियन दक्षिण भारत की फिल्में होती हैं, वहाँ पर उसके एक्टर हैं ये, बाहुबली वगैरह में भी आ चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। टू प्रोवाइड ऑनलाइन सिविक सर्विसेज टू कैंटोनमेंट बोर्ड अक्रॉस इंडिया व्हिच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द छावनी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप इन न्यू दिल्ली। भारत भर के छावनी बोर्डों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये इसमें पूछा गया है। राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और इसे डिजिटल इंडिया और ई-कॉमर्स के तहत, ई-गवर्नेंस के तहत में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। ई गवर्नमेंट फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया है। और देश भर के 62 छावनी बोर्डों में लगभग 20 लाख फैमिलीज़ को, लगभग 20 लाख निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो कुल मिलाकर ए, ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नमन ओझा हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट्स। नमन ओझा जिन्होंने भी हाल ही में खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित थी? इसमें पूछा गया है। क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। विकेट कीपर बैट्समैन है ये, और ये मध्य प्रदेश के लिए खेलते थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अशोका ए सूत्रा। अशोका ए सूत्रा पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा इरविन एलन सीली, ऑप्शन नंबर ए। इरविन एलन सीली, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक के बारे में इस किताब में बताई गई है। जुलाई 2021 में ये किताब लॉन्च होगी। कब? 2021 जुलाई 2021 में ये किताब लॉन्च होगी। और ये जो है, ये मतलब ये बुक जो है ये जुलाई 2021 में रिलीज होगी। और इरविन एलन जी को 2012 में लिटरेचर और एजुकेशन के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको, इरविन एलन सीली जी को, एजुकेशन और लिटरेचर के लिए 2012 में। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर है इरविन एलन सीली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 16 और 17 फरवरी की करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस किया। अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग जो बाकी के और दिनों के करंट अफेयर्स वगैरह हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीकली करंट अफेयर्स वगैरह हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी टाइम टू टाइम पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।